बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, भारत इबरतनाक शिकस्त से दो चार हो गया मगर उसके बावजूद बाज नहीं आया है। बलोचिस्तान का ज़िला है खुजदार, जहाँ पर एक स्कूल बस के ऊपर हमला किया गया और इस हमले में 4 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। दर्जनों के हवाले से इत्तलात हैं जो कि शदीद ज़ख्मी भी हैं। तर्जुमान पाक फौज की तरफ से ये बयान दिया गया है कि पाकिस्तान में जो खौफ और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए भारत है वो अपने आला कार को सरगर्म किए हुए है। लेकिन उसके बाद DGISPR ने भी एक इंटरव्यू में ये बात बावर करा दी है, बता दिया है कि भारत अगर बाज ना आया या भारत अगर जंग चाहता है तो फिर जंग ही सही, हम भी इसके लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की सतह पर मुज़ाकरात की बात हो रही है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, तो उसमें अभी मकाम के तयन के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। या तो अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो फिर सऊदी अरब या UAE किसी एक जगह पर ये मुज़ाकरात किए जाएंगे। जो मुल्क की मौजूदा सियासी हालात हैं, सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, उसके भी मामलात को हम डिस्कस करेंगे और भी कई दीगर हम खबरें हैं जो आप लोगों के सामने रखेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, आपकी इजाज़त से जरा आमिर साहब की तरफ मैं बढ़ूंगी। आमिर साहब, मैं चाह रही हूँ कि ज़िला खुजदार के अंदर जो आज सुबह हमारे सामने एक निहायत ही अफसोसनाक और दिल खराश किस्म की खबर आई बच्चों के हवाले से, स्कूल बस के ऊपर हमले के हवाले से, मैं चाह रही थी कि उसके ऊपर ज़रा आप अपना मौक़िफ़ दे दें, फिर दुरानी साहब को लेकर आगे बढ़ते हैं। जी, क्या इस पे बात करें, बात करते हुए भी तकलीफ होती है, बड़ा दिल दहलता है। ये जंग नहीं है, ये आप इम्तियाज़ भाई में कह रही थी कि भारत ने ये जंग की अपना सिलसिला जारी रखा हुआ है, ये घटियापन है। बच्चों जो हैं, बच्चों के ऊपर जो है कोई भी दुनिया का कोई मुआशरा, कोई खिता ऐसा नहीं है जो बच्चों पे अटैक करता है। तो ये जो तकलीफदेह है कि जो है टोटल 6 शहादतें हुई हैं, 4 बच्चे हैं, 3 गालबन बच्चियां हैं और 38 बच्चे अभी ज़ख्मी हैं। कुछ की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, अल्लाह उनको सेहत दे। ये हमारे लिए APS पेशावर का दोबारा रीप्ले है और इसलिए मज़ीद तकलीफदेह है कि मैं भारत का मीडिया देख रहा था और वहाँ पे ग्लोटिंग की जा रही थी, इसके ऊपर एक किस्म की खुशी मनाई जा रही थी कि जी हमने बदला ले लिया। ये पता नहीं कौन सा क्या मुआशरा बन के रह गया है हिंदुस्तान के बच्चों की शहादत के ऊपर खुशियाँ मनाना और जिस तरीके से उनके यहाँ बाकायदा बलोचिस्तान BLA के लोग जो हैं, वैसे उन्होंने यहाँ पे अभी तक जो इतलाएं हैं कि किसी ने जिम्मेदारी उसकी कबूल नहीं की, मगर इशारे तमाम जो आ रहे हैं वो BLA की तरफ आ रहे हैं। मगर हिंदुस्तान के चैनल्स के ऊपर उनसे मुंसलिक कुछ लोग ये क्रेडिट लेते हुए मुझे नज़र आए। और तकलीफ के बाद मज़ीद इसलिए है कि जो भारत में पहलगाम में हुआ वाक़या, बहरहाल इंसानी अमवात जो होती हैं और बेगुनाह लोगों की, मासूम लोगों की, वो एक बुरी चीज़ होती है। हमने उसकी मजम्मत की और हर कोई मजम्मत करता है। तो हमने ये नहीं कहा कि हमने सिर्फ ये कहा कि इसकी तफ्तीश करवाएं और हम भी चाहते हैं कि इसके सबूत फराहम करें कि ये किसने किया। यहाँ पे ना सिर्फ के वो एक क्रेडिट भी उनके यहाँ कुछ लोग जो है BLA से मुंसलिक लेते नजर आए, दूसरे जिन अल्फाज में कि जी उन्होंने हमारे दांत खट्टे कर दिए और हमने बदला ले लिया और इस तरह भी बदला करेंगे, तो उससे एक दिल को तकलीफ हुई है। और मैं ये सोच रहा था कि भारत में इस वक्त उन्होंने 7 डेलीगेशन बनाए हैं जो दुनिया भर में जाके का बताया जा रहा है कि जी वो भारत का केस जो है लड़ेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि ये वाकया पहले भी हमारे यहाँ एक तसलसल रहा है बलूचिस्तान में। ये जाफर एक्सप्रेस का रिसेंटली हुआ, ये हफ्ता पहले ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में जीवनी के मुकाम पे भी एक IED एक्सप्लोजन हुआ, 2 बच्चे वहाँ भी जख्मी हुए। तो ये हमारे यहाँ तो ये सिलसिला जारी है। तो ये किस मुंह से जाके दुनिया को क्या बताएंगे, ये जब ये वाकया अभी ताज़ा ताज़ा है और ये भी इनको समझ नहीं आती इंडिया को कि इनको इस दफ़ा
पजीराई क्यों नहीं मिली? दुनिया इनके साथ इस दफा क्यों नहीं खड़ी हुई? इनके अपने हलीफ ममालिक, रूस ने इनका साथ क्यों नहीं दिया? अमेरिका क्यों न्यूट्रल रहा? चीन तो हमारा साथ है ही है। दुनिया इनके साथ इसलिए नहीं हुई कि 2019 के बाद से अब तक ये जो बलूचिस्तान में हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे थे, ये दुनिया देख रही थी। और ये भी आज का ये वाकया भी और हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया अंधी नहीं है। इसीलिए वो जो सॉफ्ट फेस एक जमाने में जो भारत का होता था, वो मोदी साहब का चेहरा बेनकाब हो चुका हुआ है। तो इस पे बिल्कुल वो बात करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि दुरानी साहब से इस पे टेक ले लिया जाए कि दुरानी साहब क्या कहेंगे इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, जो ये वाक़या है, दिलखराश कितना है आपने बयान कर दिया और कितना तकलीफ देह है, कोई शक नहीं है उसमें। ये मेरी नज़र में तो हम तवक्को कर ही रहे थे कि इस जो जंग में हजीमत उठाई है भारत ने, उसके जवाब में वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिसके नतीजे में वो अपनी घटिया जहनीत के साथ इत्मीनान महसूस कर सके, अपनी कौम को अपनी दहशत गर्दी, मैंने तो उन्हें कहता हूँ वो तो मजहबी दहशत गर्द हैं और उन दहशत गर्दों की हुकूमत है इंडिया के अंदर, और डे वन से यही है, जितने मर्जी महजब बन जाए, मोदी साहब तो मोदी साहब ही हैं ना, तो लिहाजा उन्होंने वही कदम उठाया। तो मेरी पहली तो इसके बारे में बड़ी क्लियर सी बात है कि ये वाक़या होने के बाद हुकूमत की तरफ से तो एक ढील ढाल होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ISPR ने एक प्रॉम्प्ट एक्शन किया है और इसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियस है और उन्होंने उस चीज़ को ऑब्वियस तरीके पे बयान भी कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि हुकूमत को भी इसके अंदर एक आगे बढ़ता हुआ रोल, मतलब मोदी साहब को सेव करने के बजाय मोदी साहब को एक्सपोज करने वाला रोल जो है वो हुकूमत को अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को इसको तनकीद ज़रूर कर, इस पे ज़रूर उन्होंने हमदर्दी का इजहार करना चाहिए, लेकिन जो जालिम इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए, उनके पार्टी हेड मियां नवाज शरीफ साहब को भी बोलना चाहिए, बल्कि पूरी पॉलिटिकल सीन में इसको बोलना चाहिए। और अगला नुक्ता जो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि अब देखें, जंग बंद नहीं हुई, जंग अभी जारी है। अब जो सीज़ फायर हुआ है वो हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना पुरानी जंग जो पहले वो कर रहे थे और हम उनको डायरेक्टली एक्यूज नहीं किया करते थे, अब हम उनको डायरेक्टली एक्यूज, अफवाज अपनी जगह पे अभी नहीं गई, वो अफवाज भी अपनी जगह पे पूरी तरह नहीं गई, और दूसरी तरफ से उन्होंने अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक्टिवेट कर दिए। इसके लिए जो तकाजा है, मुझे वो नहीं समझ आ रही कि हुकूमत वो तकाजा क्यों नहीं पूरा करी। इसमें हुकूमत को फौरी तौर पे कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। देखें, इंडिया ने डेलीगेशंस बनाए हैं, उसमें उन्होंने अपोजिशन को भी डाला है, हमने डेलीगेशंस बनाए हैं, हमने सिर्फ हुकूमत को डाला है। मतलब ये है कि जितना आप नेशनल यूनिटी का मुजाहरा करेंगे उतना आप कौम को भी एतबार देंगे और दुनिया को भी आप एक होलिस्टिक रिएक्शन शो करेंगे पूरी कौम की तरफ से। सर्वे के जरिए कोई नंबर्स को आगे पीछे करना फिर भी नहीं होते, उसके वो भी यही बता रहे हैं कि पूरी कौम इस मामले पे मुत्तफिक है। हुकूमत क्यों नहीं मुत्तफिक होती कि वो एक यूनाइटेड जो ऑफेंसिव ले पूरी कौम की तरफ से, और पूरी कौम की जो, और कोई इसमें था उसके लिए तैयार नहीं। और मैं तो बल्कि अपोजिशन के बिहाफ पे ये कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पे अपोजिशन को नेशनल यूनिटी मूवमेंट जो है मुहिम को लॉन्च करना चाहिए, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के हुकूमत क्या करती है, अपोजिशन को दहशत गर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ लेके कौम को मुत्तहिद करने के लिए मैदान में आना चाहिए, और ये वक्त की ज़रूरत है आबिर साहब। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जनाब दुरानी साहब, ये इस बात की दोबारा निशानदही आई, याद दहानी कराई गई है कि इंडिया ने वैसे ही कह रखा हुआ है कि उनका ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ, ये सीज फायर को वो पॉज कह रहे हैं कि ये पॉज है। इसका मतलब ये है कि वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑपरेशन है। हाँ, ये निशानदही करता है कि वो जंग के मैदान में, क्योंकि हमारे से उनको हजीमत बर्दाश्त करनी पड़ी है, उनके 6 तैयारे गिर गए हैं, जंग के मैदान में नहीं लड़ सकते, वो हमें दाखिली जंग के अंदर ये
पीठ के पीछे वार करने का ये इस दफा हरबा इस्तेमाल करेंगे। जी। और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि हम ये जीती हुई जंग जो है इसको बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि अपना एक इन हाउस इन ऑर्डर करें। और आप ये बिल्कुल तसलसल के साथ कई महीनों से, साल डेढ़ से ये कह रहे हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त ठीक है हमने ये जंग जीत ली, 2 लोगों का वलवला मौजूद है, ये इस वक्त फराख्तली भी दिखानी चाहिए और कौमी तकाजा भी है कि ये याद दहानी है कि अभी खतरा टला नहीं है, कल को हमें ये बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो उसके लिए भी जो खास तौर पे पीटीआई को इसके अंदर भी शामिल करना और इमरान खान के लिए भी फराख्तली दिखाना कि उनके जो कम अज कम वैसे भी इंसानी हकूक के तकाजे जो होते हैं वो कैदियों के भी होते हैं, वो पूरे करने चाहिए। फैमिली से मुलाकात, वकला की वो मुलाकातें और ट्रांसपेरेंसी लाने के अलावा कोई हर्ज नहीं है कि अगर पेरोल पे बाहर ला के उनको भी एपीसी में शामिल किया जाए और जिस तरह आप कह रहे हैं कि डेलीगेशंस का हिस्सा बनाया जाए पीटीआई को, ये बहुत जरूरी होगी। क्या कहेंगे? देखिए मैं आमिर साहब, देखें एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो संदूर जो उन्होंने अपने फौजियों को लगाया था वो तो बेचारे खुद संदूर बन गए। अब वो संदूर उन्होंने दहशतगर्दों को लगा के उनको लॉन्च कर दिए। और ये आप उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो रिकॉर्ड पे हैं कि वो ये कह चुके हैं कि ये वो हिकमत अमली है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग को कर रहे हैं। इस दाखिली जंग में उनको लगा कि वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हौसला पकड़ के कोशिश की कि बाकायदा जंग के ज़रिए हमें वो करें, इंटिमिडेट करें और हमें दबाएं। उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी, शिकस्त हुई, तजलील हुई। तो ये अब आपको भी, हमें सबको अंदाज़ा है कि इस वक्त भारत जो है वो दहशतगर्दी पे अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनी फोल्ड बढ़ा देगा। मुझे कम इम्कान है कि वो बॉर्डर पे आके आपको चैलेंज करे, मुझे ज़्यादा इम्कान है कि वो दहशतगर्दी के ज़रिए अपने आप को रीअसर्ट करेगा और हमें ये चीज़ उसके चेहरे पे, उसकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम को खड़ा करके ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दुरान साहब, पूरी कौम तो तब खड़ी होगी ना जब सियासी यकजहती होगी। अभी आमिर साहब ने जिस तरफ इशारा किया, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे थे कि हमने पीटीआई के लोगों को इसलिए भी शामिल नहीं किया क्योंकि जंग के दौरान कुछ लोगों का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जी भारतीय मीडिया पे उन्होंने जैसी गुफ्तगू की और हमें ये डर है कि वो बाहर जाएंगे तो वो पाकिस्तान के बजाय जो अपना केस है उसको लेके बात को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। देखें ये तो वो बात है ना कि जो बड़ों को जेब नहीं देती। फिर तो लोग ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान ही नहीं दिया मोदी के खिलाफ। हाँ। तो फिर वो भी एक फिर ऑब्जेक्शन है। इस लिहाज से ये वाली बातें जो हैं ये तकसीम की बातें, और ये सिर्फ इंडिया के फायदे की हैं, ये हमारे फायदे की नहीं है। हमारे फायदे की बात यह है कि तमाम लीडर, मैं आपको आज कहता हूँ, मैं जीडीए के बिहाफ पे आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरा जीडीए जो है वो इस सबसे पहले पीर साहब पगाड़ा ने कहा कि जी हर हुर जो है वो अपनी फौज के पीछे खड़ा हो जाए। मतलब ये है कि कौम तो कौम है, आप कौम को जो है पार्टी बनाना चाह रहे हैं और आप पार्टी भी, मैं अगर एक इस वक्त ये तजवीज़ दूंगा कौमी मफाद के अंदर कि हुकूमत सिर्फ उनका हक है जिनकी गैर मुल्क में जायदादें ना हो। हुकूमत सिर्फ उनका हक है जिनके तमाम मफादात पाकिस्तान में मौजूद हों। आप जब ऐसे लोगों को लाते हैं वो ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत खुशामद करते हैं, लेकिन हकीकत में वो झुके हुए होते हैं उन मुल्कों के और उन ताकतों के सामने जो ताकतें जिनके कब्ज़े में उनकी जान होती है। वो तोतों के सामने झुके होते हैं जिन तोतों में उनकी जान होती है। उनकी जान वही है जहाँ उनका माल है, उनकी जान वही है जहाँ उनकी जायदाद है। अब ये सिपाही की कुर्बानी, ये फौजी की कुर्बानी, ये अवाम की कुर्बानियाँ, जिनके नतीजे में कौन था वो पायलट, कौन थे वो नौजवान जिन्होंने के एक मोस्ट सुपीरियर टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट को उन्होंने तजलील का निशान बना दिया। और आज आपको पता है आपके एक इकदाम की वजह से जो पाकिस्तान के जवान पायलट्स ने अंजाम दिया और फौजियों ने अंजाम दिया, उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो बैलेंस है डिफेंस ट्रेड का, उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। कोई मामूली बात नहीं है। और ये दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि ये स्किल्स की
वॉर थी, ये वॉर स्किल्स के जरिए पाकिस्तान के जवानों ने जीती है। तो लिहाजा इस स्किल के बावजूद वो लोग जिनकी सारी स्किल्स जो है इस मुल्क को लूटने में अब तक लगी रही है, उन स्किल्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद तकसीम के लिए कुछ भी करें। इसके लिए कौम को बिल्कुल समझ, जो बंदा तकसीम की बात करे उसको समझना चाहिए कि वो किसी और के लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा। साहब इसमें क्रेडिट जो है मेरा ख्याल है ड्यू क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए कि तमाम शिकवे शिकायत और खदशात के बावजूद उनका ठोक के बयान आया है भारत के हवाले से, मोदी के हवाले से और पाकिस्तान फौज के हवाले से। कम से कम नवाज शरीफ साहब को बड़ी लेट ख्याल आया, जंग जीतने के बाद क्रेडिट लेने का ख्याल आया, उनका उस तरीके से बयान नहीं आया। और दूसरा जो आप ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि ये कोई सिर्फ इंडिया की और पाकिस्तान की अब जंग नहीं रही, पूरी दुनिया में इसको स्टडी किया जा रहा है और ये इसकी वजह से चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज के जो जहाज, फाइटर जेट्स जो थे जिनको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था। अभी पूरी आर्मामेंट की इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो कोई $600 बिलियन एनुअल उसकी सेल्स हैं और मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है सबसे बड़ी। उसके अंदर कोहराम मच चुका हुआ है, उनके चेंगडू कॉरपोरेशन के जो शेयर्स हैं वो 40% बढ़ गए हैं। तो इसलिए ये इसमें जो भारत को समझ नहीं आ रही, दुरानी साहब आपकी इजाजत से, उसका एक पहलू ये भी है कि ये CPEC जो है वो BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी फ्लैगशिप जो उसका है वो CPEC है और ये बलूचिस्तान के अंदर से कॉरिडोर क्योंकि गुजरता है, गवादर से लेके खुंजराब तक जाता है। तो ये पहले भी बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर भी जो चीनियों पे हमले होते रहे हैं, जो इस जगह में चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है और ये भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा, ये पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ रहा है। तो ये बलूचिस्तान में मजीद करके जो ये चीन की तरफ से पहले भी जो बयान आया है कि जी वो हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं। और उनके, मैं कई स्कॉलर्स को सुन रहा था कि ये वो नोट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में जो चीनियों के ऊपर हमले गए हुए हैं उसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। और ये कोई BLA की माजी के अंदर उन्होंने कभी छुपाया नहीं है, उनके भारतीय मीडिया पे इंटरव्यू भी आते हैं, वो ओपनली जो है डिक्लेयर्ड भी कई दफा ये चीजें होती हैं। तो ये इससे मेरा ख्याल चीन जो है मजीद हमारे साथ खड़ा होगा। ठीक है, उनके पास पैसे ज्यादा होंगे, काफी कुछ ले लेंगे, मगर वो चीन को मैच नहीं कर सकते। इससे मेरा ख्याल है कि चीन की, आपका क्या ख्याल है कि इसके बाद से चीन की सपोर्ट हमारे लिए कम होगी या ज्यादा होगी? देखिए आमिर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन जब मुश्किल में पाकिस्तान होता है, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, जब से 65 से आगे भी आप आ जाएं, मुश्किलात में चीन ने कभी हमें जंग के लिए इंस्टिगेट नहीं किया, लेकिन जंग की सूरत में उसने कभी पुष्ट भी नहीं दिखाई। उसने हमेशा हमें सपोर्ट किया, उसने हमें हमेशा कहा है कि आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें ताकि आप जंग के अंदर मुकाबला कर सकें। कश्मीर के ऊपर हमें पता होना चाहिए, शायद आवाम को पता हो या ना ज़्यादा, कि चाइना का स्टैंड जो है कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान से भी सख्त रहा है। पाकिस्तान के बहुत से लीडर उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग, वो तो वीज़ा भी नहीं देते थे इस सारे बैकग्राउंड पे, वो हमारे बड़े इंसिस्ट करने। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूँ, देखें इस वक्त पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ी जगह पैदा करती है कि वो अगर एक गैर जानिबदारी के अंदर अपने मफादात, अपने ज़ाती नहीं, कौमी मफादात की बुनियाद के ऊपर अगर पॉलिसीज़ को और अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाएं तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गनीमत बन सकती है। अब अगर इसके लिए क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आप
आपकी लीडरशिप का मफाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होगा, ना वो मगरिब से घबरा रहा होगा ना मशरिक से घबरा रहा होगा, तो वो पाकिस्तान के मफाद। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ पीटीआई के रेफरेंस से, मैं समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप की रिहाई के लिए धरने, जुलूस, बाकी चीज़ें, वो जो कुछ भी करते हैं उन्हें उसके लिए तो पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन उससे बड़ी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो ये है कि इस वक्त पीटीआई को और जीडीए को और तमाम ऑपोजिशन पार्टियों को मिलकर पीपीपी और पीएमएल के खिलाफ अपनी कैंपेन को भले जारी रखें, क्योंकि वो उनकी तरफ से मुझे पता है उन्होंने एक राब्ता भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि आए पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और पीटीआई हम मिल के एक हिकमत अमली बनाएं तो उसके बाद इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये ऑफर हुकूमत की एक फर्द की तरफ से पीटीआई को दी गई, ठीक है। वो ऑब्वियसली वो तो उन्होंने मानी नहीं है, वो उनका एक पॉलिटिकल, लेकिन इस वक्त दहशत गर्दों के खिलाफ अगर पीटीआई और अपोजिशन पूरी कुव्वत के साथ आवाज उठाती है, अगर दहशत गर्दों के मुकाबले में पीटीआई, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो यूनाइटेड ऑपोजिशन है वो एक पूरी कैंपेन लॉन्च करती है और आवाम को वो ज़्यादा हैं नंबर्स, तो बेसिकली आवाम को मोटिवेटिंग फैक्टर तो इस वक्त सारा का सारा ऑपोजिशन के हाथ में है। सिंध में आप देख लें क्या हाल है पीपल्स, मतलब वो जो आपकी गर्दन पे बैठा हुआ आपका हुक्मरान होता है, जो गर्दन में से खून निकाल रहा होता है, उसका कितना वर्थ होती है। और फिर ऊपर से उसके बयानात भी वही होते हैं कि जो डिविसिव होते हैं, जो तकसीम करने के लिए होते हैं। वो ऐसी सूरत हाल में अगर अपोजिशन जो है वो एक यकजहती का पैगाम देना चाहती है तो उसको इस भारतीय दहशत गर्दी जो कि इस वक्त एक क्लियर, मैं आपको पता है मैं बहुत अरसा पहले से शोर मचाना शुरू कर देता हूँ। वो जब अफगानिस्तान से पहला अमरीकी असला आया था दहशत गर्दी में, उस वक्त मैंने शोर मचाया था कि ये इस पर अब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब जो है दहशत गर्दी की जंग एक बड़ी जंग बनकर पाकिस्तान के सर पे खड़ी है। इंटरनेशनल अफेयर्स और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इससे मुतालिक गुफ्तगू का सिलसिला यहीं आगे बढ़ता रहेगा, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। दुरानी साहब, ये वैसे तो कई सालों से हमें आदत है दहशतगर्दी एक तसलसल के साथ हो रही है और ये डिक्लेयर्ड इंडिया की पॉलिसी रही हुई है कि वो जो डिफेंसिव ऑफेंसिव का जो अजीत डोवल साहब ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसकी मैनिफेस्टेशन हम देखते रहते हैं, बलूचिस्तान में खास तौर पे होती रहती है। मगर अभी क्योंकि तनाजुर है उसका कि ये जंग क्योंकि जंग के मैदान में भी हो रही है तो ये इसका बिल्कुल एक बदल जाता है, इसका तनाजुर बदल जाता है। सो ये किस्म की फिजिकल जंग का एक हिस्सा है और ये हमें तैयार रहना चाहिए कि ये जंग आगे बढ़ेगी। और चीन का आपने सही कहा कि माजी में भी उनको हमारे साथ सीपैक स्लो हो गया, वो उसकी स्लो डाउन होने की वजह कि हमारी ये जो अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है एक वजह रही है और इसीलिए वो अपना अब जो ऑयल कॉरिडोर जो है वो ईरान के जरिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। सीपैक वरना शॉर्टेस्ट रूट जो है ये ग्वादर से है, जो वहाँ से लेके जाते हैं ईरान से, वो आगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो दो चार मुल्क कर, वो बड़ा ज़्यादा पहाड़ी इलाका, हमारे से भी ज़रा डिफ़िकल्ट टेरेन है। तो ये उनका ये जोर रहा है और मेरा ख्याल है कि चीन के साथ अब हमारी पहले भी लाइफलाइन थी, अब मजीद बढ़ गई है। हम चीन के साथ मिलके जो है भारत का मुकाबला कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए भी, उनको मैसेज देने के लिए भी, उनके ये खदशात दूर करने अपने लिए भी और उनके लिए भी मजीद ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी हाउस इन ऑर्डर करें और कौमी यकजहती करें और पीटीआई को उसका हिस्सा बनाएं। क्या कहेंगे? देखिए इसमें आमिर साहब, मैं तारीखी तौर पे आपको वाक़या सुना दूं कि जब सीपैक शुरू हुआ था, इनिशियल जो चाइनीज़ डिज़ाइन था और हमारा डिज़ाइन था, उसमें चाइनीज़ बॉर्डर से लेके बलूचिस्तान तक
सबसे पहले एक इंटरनेशनल जो ग्रेड था उसकी लाइन रिकमेंडेड थी जिसको के जाना था, और उसने वहीं से आगे मतलब रेल के ज़रिए जो है इस रूट ने कनेक्ट हो जाना था आगे, और वहीं से आगे चूँकि इंटरनेशनल वो गेज चलती है उसी के तहत इसने जाना था। लेकिन जब मियाँ साहब की हुकूमत आ गई तो उन्होंने इस मॉडल को चेंज करके इसको सड़कों में बांट दिया, और जो ये वाला था रेल का ट्रैक था उसको कराची वाले को, मतलब ये है कि ये वो खुशामद तरीके से वो डाइवर्जन्स लाई गई जिसके नतीजे में ये प्रोजेक्ट कमज़ोर भी हुआ और इसमें फ़ायदा मगरिब का हुआ। ये मैं आपको बिल्कुल पता। इस वक्त मेरी जो इसके बारे में जनाब वो ये है कि पीपीपी और पीएमएलएन की हुकूमतें जो हैं, आप ये अंदाज़ा करें कि अभी ये जो रिसेंट हुआ है इंडिया के खिलाफ सारा, इसके अंदर भी ऑपोजिशन के लोगों को जुलूस भी नहीं निकालने दिया गया। मतलब भारत के खिलाफ जुलूस निकालने के ऊपर भी इन दोनों हुकूमतों ने अपनी दहशतगर्दी की है उन लोगों के खिलाफ जो पाक फौज और पाकिस्तान के हक के अंदर निकलना चाह रहे थे। मतलब ये कौन सी पाकिस्तान दोस्ती है? आप वो कहते हैं मतलब 100 गज वारू और गज न फाड़ू, मतलब यह है कि ज़बानी जमा खर्ची के अलावा जब कोई कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा करने का मौका आता है उस वक़्त ये अपनी ताकत के ज़रिए जो है अपने मुखालफीन को ज़मी बोस करना चाहते हैं। मतलब ये अपने हर मुखालिफ को पाकिस्तान का दुश्मन जाहिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुरानी साहब उसमें ये फैक्टर भी आ जाता है ना कि रैली के नाम के ऊपर अपना ना सौदा बेचने के लिए निकल जाएं, ये भी तो फैक्टर है। इसीलिए तो वो टीम और सिफारत का जो मामला आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ये गुमान जो होता है आप टेस्ट करें ना, देखें ये अवाम क्यों अभी पीटीआई वाले कितनी बड़ी बातें करते थे खिलाफ फौज के, बाकी लोगों के बाद बाहर बैठे हुए लोग किधर हैं अब? सबसे बड़ा वॉरियर कौन बना इस जंग के अंदर? वही सोशल मीडिया। और आपको इज्जत किसने दिलाई? आप लोगों ने दिलाई, आपके नेशनल मीडिया ने दिलाई कि जब उसने एक कौमी मौक़िफ़ को एक डिसेंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, नॉलेज के साथ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने डील किया, तो किसकी बेइज्जती हुई? हमारा फायदा हुआ, हमारी इज्जत हुई, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। ये कैसी हुकूमतें हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को कमजोरियों में बदलने के लिए दिन रात काम करती हैं, अपने दोस्तों को दुश्मन बनाने के लिए दिन। जनाब जी दुरानी साहब, मैं आपने बड़ी आगे ये जो सीपैक का तारीखी पस मंज़र पेश किया है, मैं उसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि लोगों को समझाने के लिए कि चीन ने हमेशा चीन का विजन बहुत बड़ा रहा है। आप देखें उन्होंने जो अपना विजन दिया हुआ है वो 2039 उनको जब 100 साल उनकी सेंटेनरी है, 1947 में आज़ादी मिली थी, उनको 49 में मिली थी, तो 2049 के अंदर उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग का सबसे ज़्यादा जो भारत इस बंद गली में जा रहा है कि चीन ने हमेशा कोशिश की कि इस खित्ते की तरक्की के लिए और भारत को साथ लेके चले, और हमारे ऊपर भी ये यहाँ आके ची जिनपिंग को आपको याद होगा जब वो आए थे उन्होंने कहा ये जो सीपैक है ईरान, अफगानिस्तान और भारत भी इसका हिस्सा बने। और लोगों के लिए, नाज़रीन के लिए ये ज़रूरी है इसका बैकग्राउंड कि 2013 में जब BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया, ये शी जिनपिंग का आइडिया था, विजन था, ये चीन की अब लाइफलाइन है उनका। ये सारा कुछ इस पे दाव लगाया हुआ है। इसके अंदर जो 6 कॉरिडोर है जिसमें से सीपैक भी है, एक 7वां कॉरिडोर जो था वो BCIM था, वो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार था। इंडिया को उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उसके अंदर शामिल करें, इंडिया ने उससे बैकआउट किया और उसके बाद बार बार उनकी कोशिश की, उनको वो कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने सीपैक के अंदर भी दावत दी, शामिल ना किया गया। उसके बाद उन्होंने जो है सार्क के अंदर जो है पाकिस्तान ने 2016 में कोशिश की कि उनको बीच में ले आए, वहां भारत ने खटमंडू में उनको ब्लॉक किया और उसके बाद से सार्क को भी जो है गैर फाल कर दिया गया। उसके बाद अब ब्रिक्स में
जो है उनको वो कॉमन करेंसी की बात कर रहे हैं, भारत वहां भी ब्लॉक कर रहा है। और इस दौरान में 2019 में वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसके अंदर 370 को जब वो एब्रोगेट करके कश्मीर को हिस्सा बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस वक्त फिर चीन ने ये कहा कि ये हम इसके अंदर पार्टी हैं। पहले ही हमारे उनके तल्लुकात थे, मगर उसके बाद चीन को नजर आ रहा है कि उनके विजन के अंदर रुकावट डाल के और सीपैक के अंदर रुकावट डाल के ये हिंदुस्तान जो है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये हमले जो बलोचिस्तान में आज हो रहे हैं या ये जो जंग हो रही है, ये लार्जर तनाजुर में ये चीन की रेड लाइन है। ये भारत को शायद समझ नहीं आ रही या उनके यहाँ जो सीनियर एलिमेंट हैं वो मोदी ने डरा दिए हैं, क्योंकि इस पूरे खित्ते में अब सिर्फ एक चीन मुल्क रह गया है जो कि बाहर है इस BRI से, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। उसके दाएं बाएं जो जितने मुल्क हैं, कोई इस मुल्क नहीं रहा जो कि इसका हिस्सा ना हो। और ये जो J10C ये जहाज है, ये इस खित्ते में 3 मुल्कों ने लिया भाई। ये आखिरी में बात कर दूं, एक पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। और ये तीनों मुल्क भारत के जो है हम वेस्ट में हैं, ये ईस्ट में है 2 मुल्क। सो ये एक लार्जर तनाजुर है जो कि समझने की जरूरत है कि भारत जितना इसमें आगे जाएगा, हमें चीन के थैंक्स टू इंडिया हम ज्यादा करीब आएंगे। मैं ये लार्जर जरा इसका पस मंजर पेश करना चाह रहा था। दुरानी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? आमिर साहब, मैं ये बताऊं कि इंडिया के अंदर मेरी चूंकि वहाँ बहुत मैं राब्ता भी रखता हूँ, मैं बात भी करता हूँ, इंडिया के अंदर जितने सीनियर एलिमेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि मुस्तकबिल जो है वो ट्रेड का है, जो समझते हैं कि मुस्तकबिल मईशत का है, वो ये समझते हैं कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के बजाय ट्रेड के ज़रिए इनके साथ अपनी और रीजनल स्ट्रेंथ्स को इन्हांस करे। इस वक्त वो अमेरिकी एजेंट बन के या वेस्ट का एजेंट बन के वो जो कुछ उसने गेन करना था वो एक दिन के अंदर जो है आपकी एयरफोर्स ने उसको ज़मीन बोझ कर दिया। उसकी सारी स्ट्रेंथ्स को जो था ज़ीरो कर दिया। इस वक्त अगर कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना है तो वो चाइना करा सकता है। अगर इस वक्त इंडिया और इस रीजन के अंदर ट्रेड होनी है, सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब इस इलाके के जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए थर्ड पार्टी के तौर पर इंडिया चाइना को एक्सेप्ट करे। हम आगे मुस्तकबिल जंगों का नहीं देख रहे। जब ट्रंप आया था मैंने उसी दिन कहा था कि जी अब जंगें जो हैं वो ट्रेड वॉर्स में, वो अब बूढ़े तरीके से लड़ें या अच्छे तरीके से लड़ें, लेकिन हो तो वही कुछ रहा है ना। अब जो है जब आपने ट्रेड की वॉर करनी है तो फिर भारत का जो ये आखिरी इस वक्त एक जिसे कहते हैं भड़क है, और जो मोदी की सूरत में मोदी नहीं इलेक्शन आइंदा जीतेगा, मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं, क्योंकि इंडिया आप ये ना जंग जीतेगा ना इलेक्शन जीतेगा। जंग क्यों नहीं जीत सकता? आपको पता है अब तक वो जो उनके निशाने हैदर गवर्नम चक्कर का जो उनका जो अवार्ड है, जो सबसे बड़ा जंगी अवार्ड है, वो अब तक इंडिया ने 21 दिए हैं। 21 में से 11 सिखों को और 2 गैर, एक क्रिश्चियन को और एक मुसलमान को। मतलब यह है कि उनकी फाइटिंग फोर्स जो है वो तो उनसे 70% फाइटिंग फोर्स जो है वो आज इंडियन आर्मी के साथ नहीं है। सिख जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ वो है, मतलब हाँ, और उनके खिलाफ वो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान मुसलमान जो उस मुल्क के अंदर हैं, जो कि असल फाइटिंग, देखिए फाइटिंग इस रीजन का जो वो हैं रेसिस हैं वो तो यही हैं, उनको जो है उसने दुश्मन बनाया हुआ, उनके घरों के उनके बच्चों को उड़ा रहा है। इसी तरह से बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी मोदी यही सलूक कर रहा है। तो अब जो रवायती हिंदू वो था, एक मुनाफकत थी, वो भी जो है एक दहशतगर्दी की शक्ल में अब सामने आ गई। लिहाजा इनका जंग करने वाला भी इनके साथ कोई नहीं है, और अब जितना ट्रेड करने वाले एलिमेंट्स हैं वो भी यकीनी तौर पे भारत को ये कहेंगे कि यार तुम तो हमारा कख नहीं छोड़ोगे। एक अगर जरा सी इन्हांसमेंट हो जाती, नुकसान किसका होना था? हम तो ना लूटते दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोते, हमारे तो वैसे ही लूट मार वाले बैठे हुए। लेकिन जो इंडिया के साथ जो कुछ हुआ है
वो तो उसने तो उनकी चलती चलती चीज को गिरा दिया, वो दहशतगर्दी की तरफ से। अब दहशतगर्दी से उसका मुराद ये है कि जी मैं दहशतगर्दी कर रहा हूं, तुम भी दहशतगर्दी करो, ये इसका तो यही मैसेज है ना। इंडिया इस वक्त ये मैसेज दे रहा है कि जी मैं तो अब दहशतगर्दी की जंग करना, अगर तुमने करनी है तुम भी दहशतगर्दी की जंग करो। हमें ये पैगाम देना चाहिए दुनिया को कि भारत इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को वापस लाना चाह रहे हैं और हम उसके रास्ते में रुकावट है। जी आमिर साहब, बिल्कुल, ये आपकी बात एक और जो भारत इसका मैसेज जो हमें लेना चाहिए कि जंग के मैदान में उनको नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान की अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने, हमारी अफवाज ने उनका मुकाबला किया है और आगे भी, ठीक है, उनके पास पैसा ज्यादा होगा, रिसोर्सेज ज्यादा होंगी, क्लाउड ज्यादा होगा, इकोनॉमिक मसल ज्यादा होगा, मगर जो अभी जो खबरें आज उनके सारे मीडिया में एक हलचल मची हुई है कि जी वो चीन एक जो है ना हमें J-35 जो है वो रियायती पैसों पे दे रहे हैं और वो पहले अगले साल के आखिर में दे रहे थे, 6 महीने पहले दे रहे हैं, वो फर्स्ट क्वार्टर में 2026 के दे रहे हैं, फिर J-31 दे रहे हैं, फिर फलाना वो कह रहे थे जी एयर सिस्टम दे रहे हैं, फलाना एवाक्स दे रहे हैं, तो वो इतने दे भी नहीं रहे होते जितनी इंडिया में एक मुसीबत पड़ी हुई है। उनको ये नजर आ रहा है कि मैदान जंग में वो हमसे नहीं जीत सकते, तो ये इसलिए हमारी सॉफ्ट वैली जो है उनके ख्याल में हमारी ये दरारें हैं कि ये हम बच्चों के ऊपर हमले करके या इससे शायद हमारी कोई कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए मैं समझता हूं कि दुरानी साहब जो कह रहे हैं कि ये मौका है कि हम अपने अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करें और एक टोटल जो है कौमी यकजहती का मैसेज देंगे। लास्ट वर्ड दुरानी साहब। देखिए जनाब आमिर साहब, ये तो बुनियादी सी बात है कि इस वक्त हमें कौमी यकजहती का मैसेज देना ही देना है। हमने अमेरिका भारत के साथ, अब देखें अब हम गए हैं जी, हम उस जंग के बारे में बताएंगे जो अब हो चुकी है, वो तो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें धाड़ एक सराइकी का वर्ड है कि हमें दुनिया के अंदर आहो बकाओ और चीखो पुकार फैलानी चाहिए कि भारत ने इस वक्त एक नई जंग हमारे पे लागू कर दी। हम भारत की अपीजमेंट के लिए ना चल पड़े, खुदारा हम अबूदी की अपीजमेंट के लिए ना चल पड़े। हमें ये बताना चाहिए दुनिया को बड़ी कुव्वत के साथ कि भारत ने अगर जंग पे हमने उसको तोपों के जरिए खामोश किया है तो उसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के नतीजे के जरिए अपनी जंग को एक नया टर्न दे के शुरू कर दिया और इसको एक रेगुलर ड्रम बीट होनी चाहिए, सारे वजीरों की पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन दुरानी साहब, ये तो पाकिस्तान का केस तो ऑलरेडी बड़ा मजबूत हो जाता है। ये जो अभी खुजार के अंदर इंसिडेंट हुआ है उसके बाद तो मोदी और ये भारतीय मीडिया खुद इसको एक्सेप्ट कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, तो पाकिस्तान का केस तो दुनिया में ऑलरेडी बड़ा मजबूत हो गया कि देखिए ये है वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर पूरा अमन माहौल नहीं रहने देते, यहाँ पर टारगेट करते हैं और किस तरह से ये अपने आलाकारों को पाकिस्तान के अंदर भेज के दहशतगर्दी करवाते हैं। और ये देखें ये हर वजीर की जिम्मेदारी लगाए प्राइम मिनिस्टर कि वो डेली एक बयान दे कम अज कम। मतलब ये नहीं कि जी हाँ जी हमने दहशतगर्दी कराई है, खुदा के लिए ऐसे ना करें, अपने मुल्क के साथ जुल्म ना। हमने क्या दहशतगर्दी की, हम तो दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं और आज हम दोबारा शिकार। दुरानी साहब, मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि बिल्कुल बयानात ये हुकूमत को करना चाहिए और बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो डेलीगेशन भेज रहे हैं इसमें प्लीज जो है ना आप अपोजिशन को भी बीच में डालें, हुकूमत का नहीं, ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन या ऑल पार्टी डेलीगेशन होना चाहिए। चले पीटीआई से आपको इतराज था, आपको जेयूआई से क्या मसला है, जमात इस्लामी से क्या मसला है, बाकी भी और पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे बलोच नेशनलिस्ट जाने चाहिए थे, पख्तून नेशनलिस्ट भी लेके जाने चाहिए उनको, ये बिल्कुल होना चाहिए। मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कि आजकल की दुनिया बहुत समझदार हो गई है, एक पूरा एक ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ है। ये फैसले पब्लिक रिलेशन से ज्यादा मेरिट के होते हैं, दुनिया देख रही होती है। ये जो आज उनका जो मीडिया, जाहिर है बाहर का मीडिया भी देख रहा है और वो एक वैसे ही तकलीफ हो रही थी इंसानी लेवल पे कि कैसे आप बच्चों की इस तरह शफाक तरीके से कत्ल को जो है आप उस
उसके ऊपर छाती ठोंकें और उसके ऊपर खुशियां मनाएं। हमें पहलगाम की बड़ी तकलीफ है कि हमने मजम्मत भी की है और हर दहशतगर्दी के वाक़े की पहले भी की है और करनी भी चाहिए। तो ये दुनिया ये देख रही है तो ठीक है, बाकी हमारे वुज़रा भी बाहर चले जाएं, मगर मेरिट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जी दुरानी साहब लास्टली मैं तो जी बिल्कुल, ये मेरिट भी अपनी जगह पे बोलता है, लेकिन होता ये है कि वो कहते हैं ना जी कि जगाना भी पड़ता है। हाँ। बच्चे ने भी दूध पीना होता है तो वो रोता है। तो हमें अपने खिलाफ होने वाले इस जुल्म के खिलाफ शोर मचाना पड़ेगा, हमें आवाज निकालनी पड़ेगी। खा हमारी जदादें भी चली जाएं बाहर की, फिर भी हमें आवाज निकालनी चाहिए और ये मुल्क के लिए होगा। और मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर अगर ड्रम बीट कर देखें, आप मीडिया को मेरे से ज़्यादा समझते हैं। मीडिया में जब दुनिया के अंदर जब किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना होता है मेरिट के बाद, उस मेरिट को रीइंफोर्स करने के लिए आपको उसकी बीटिंग करनी पड़ती है। आप भारत को उसने हमें बनाया दहशतगर्द, उसने हमारे खिलाफ दुनिया में सैंक्शंस लगवाई। अब मज़ा आए कि ATF जो है वो इंडिया पे जाके बैठे और उसके जो दहशतगर्दी है हम उसके वो एविडेंस लाएं जिसके नतीजे में उसके साथ पूरी दुनिया जो है वो सलूक करे। क्योंकि पता भी हो उसके बावजूद एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस जब आता है, एविडेंस आने से पहले जो है एविडेंस के लिए फिजा बनानी। इस दफा जंग में क्या हुआ है मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, और वो ये हुआ कि उन्होंने एक ऐसी प्रीएम्प्टिव मीडिया स्ट्राइक्स की जिसके नतीजे में इंडिया के लिए इशू। तो अब मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि इस वक्त माहौल और उनकी जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं जिस पे बैठ के आप नेशनल इंटरेस्ट को और इंडिया को इंसानों के बजाय दरिंदों की हुकूमत साबित कर सकते हैं, और वो दरिंदे हैं। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चूंकि बलूचिस्तान से ये बात शुरू हुई और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर सारी बात आगे बढ़ती चली गई। जिस बलूचिस्तान के अंदर नफरत का बीज बोने की भरपूर कोशिश है इंडिया की, मोदी सरकार की, वही बलूचिस्तान अपने सीने के ऊपर पाकिस्तान का परचम लगाकर किस तरह से दुनिया में इसका नाम रोशन कर रहा है। ब्रेक से वापस आके ये डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। अब जरा बेहतरीन खबरों का जिक्र करेंगे और शुरू भी हम बलूचिस्तान से ही करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से जो हमारे पास मालूमात हैं, हमारे पास जो खबर है वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए लम्हा है हमारे फ़ख्र का। क्योंकि पाकिस्तानी फॉर्म है लॉरेलाई ऑलिव्स के नाम से। ये न्यूयॉर्क ऑलिव ऑयल मुकाबला हुआ जहाँ पर दुनिया भर से 1200 के करीब ब्रांड्स आए। तमाम को इन्होंने पीछे छोड़ा, पाकिस्तान को पहचान दिलाई, सिल्वर अवार्ड जीता। और याद रहे कि जनूबी एशिया के किसी भी ब्रांड को पहली मर्तबा न्यूयॉर्क के इस मुकाबले के अंदर कोई एजाज़ दिया गया। मैं चाह रही थी आमिर साहब आप ज़रा बताएं कि कितनी बड़ी हमारे लिए ये खुशी की बात है, फ़ख्र का लम्हा है, और हुकूमती सतह पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है। जी ये बलूचिस्तान में क्योंकि हम पहले ही आज बड़ा एक उदास दिन है ये बच्चों के वाक़यात की वजह से, मगर ये इसलिए भी ख़ास तौर पे जिक्र करना मुनासिब समझा कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात से बलूचिस्तान में ये जो तवातर के साथ होते हैं उससे बलूचिस्तान की स्पिरिट नहीं टूटी। और ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि बलूचिस्तान के लोरालाई की एक किसानों ने जो है दुनिया में, हम ऑलिव की मार्केट में कहीं नहीं है। 80% जो दुनिया का ऑलिव है वो स्पेन से आता है, 10% जो है वो इटली से आता है, बाकी पूरे दुनिया से 10% आता है। और ये इन्होंने कमाल कर दिया है कि ये 1200 ब्रांड्स के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। और इन्होंने मजीद जो उसकी तफसीलात बताई जा रही हैं कि जिस तरह की उसका बताया जा रहा है कि ऑलिव का एरोमा है, उसका टेस्ट है,
उसकी क्वालिटी है, और फिर जितनी जो है पंजाब में फॉर एग्जांपल जो लिया जा रहा है तो 100 kg के पीछे बताया जाता है कि वो 8 किलो निकलता है। केपी में जो है 12-13% के करीब जो है 15% तक भी निकाल लेते हैं। ये 28 से 30% जो है जैतून में से, ये जो है 100 में से 28 से 30% तेल निकाल रहे हैं, और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इन्होंने दुनिया में मुतारफ करा दिया है। सिर्फ ये नहीं है कि दूसरा, इसकी जो और अहमियत ये है कि बलूचिस्तान के पास, हमारे पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है वहाँ पे जो इसके लिए मुवाफिक है। तो ये किस्म का मॉडल पेश किया गया है इन्होंने कि क्या करना चाहिए, हमें आउट ऑफ द बॉक्स क्या से सोचना है। ये जो 5 हमारी मेन क्रॉप्स रहती हैं और हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे, तो ये इनोवेशन है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर, आम जो इंसान इनफरादी तौर पे उनकी इसके अंदर वो रही है, हुकूमत की भी कहीं ना कहीं सपोर्ट रही होगी। मगर यही कमाल दुरानी साहब, चोलिस्तान के लिए भी मॉडल है ये कि वहाँ भी ये जो कोशिश की जा रही है, बजाय इसके कि इस तरीके से किया जाए जिससे कि इकाइयों के अंदर निफाक पैदा हो, ये वो तरीके हैं इनोवेशन से, समझदारी से, अक्ल से, और चीन से मदद ली जा सकती है कि बाकी मुल्क के इस तरह की जो बंजर ज़मीन या जो एरिड जोन्स हैं उसमें क्या कुछ किया जा सकता है। जी दुरानी साहब। और साहब, एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन किसानों को जिन्होंने ये किया, और आपको भी मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस बात को आगे बढ़ाया। बस एक मुझे खौफ महसूस हो रहा है कहीं उनके साथ भी वही सलूक ना हो जाए जो गंदम के पैदावारों के साथ। खुदा खैर करे। मतलब हमारी हुकूमत को अगर किसी भी ज़रूरी शोबे की कोई अच्छी खबर मिल जाए तो पूरी हुकूमती मशीनरी उसके ऊपर हमला करे। उसके अब मैं आपको बहावलपुर के बारे में देखिए, वहां पे ये जो तेलदार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तेलदार अजनास जितनी भी हैं, देखें ये है ऑलिव ऑयल है, अभी अरिंड है, अरिंड हमारे यहाँ ऐसा ही होता है जो टर्पेंटाइन ऑयल, मतलब वो दुनिया का क्रेज है, दुनिया की ज़रूरत है। और वो मेरी बेगम साहबा कुछ काश्तकारी करती हैं, वो भी बता रही थी कि मैं तो अरिंड लगाऊंगी, और उसके ऊपर यहाँ काम भी हो रहा है। और वो हमारा जो बीज बना हुआ है यहाँ का, हमारे न्यूक्लियर वालों ने बनाया है, वो इंडिया गया, उन्होंने उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि वो कौन सा पोटेंशियल। दुरानी साहब, आपकी बात बढ़ाते हुए आगे, ये कैस्टर ऑयल जो है, हाँ वही उसी से वाइल्डली हमारे यहाँ ये उगता है। हाँ? इस तरह ही इवन जो है हम बाकी मलेशिया से बड़ी हेल्प लेते हैं, हम पाम ऑयल नहीं लेके आते। हाँ? हम और किस्म के वो जो तेल हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। ये बिल्कुल इनोवेशन की चीज है, प्लीज जारी रखिएगा। तो ये जो इनोवेशंस हैं, इसके लिए पाकिस्तान तैयार है, मतलब बेचैन हो रहा है। हमारे जो लोग कुछ करना चाहते हैं। अब तो मसला यह है कि हम कहते हैं जी हम अजनास की कीमत नहीं देंगे, हम कार्ड के ऊपर तुम्हें चंदा देंगे। हाँ, हम जो है जो तुम पैदा करोगे प्रोड्यूस होगा उसको हम नहीं देंगे, हम अपने पसंद के लोगों को पैसे देंगे। मतलब कोई खुदा का खौफ होता है। पैसे भीख देंगे, उजरत नहीं देंगे। आप गंदम की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफा हुआ है कि पांचों की पांचों फसलें हमारी वो गिरावट का शिकार हुई हैं। यही हाल जो है कॉटन का हुआ है, यही हाल राइस की भी क्रॉप्स नहीं बढ़ी है, और भी मकई की, तमाम पांचों की पांचों मेजर क्रॉप्स जो हैं। मैं एक और जरा अच्छी खबर देता जाऊं कि इस सारी जंग की हालत में बुरे तरीन वाकयात के अंदर एक और जो हमें मौका नहीं मिला कि उसको रिकग्नाइज करने का, छोटी अचीवमेंट नहीं है कि पाकिस्तान के माउंटेनियर जो हैं सरबाज खान ने, उन्होंने तारीख रकम की है कि जो 8000ers कहलाती हैं, 8000 मीटर से ऊपर की जो 14 चोटियां हैं दुनिया में, जिसमें गालबन 5 जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, गालबन 7 शायद हैं। तो वो उन्होंने पहले पाकिस्तानी बने हैं, उन्होंने 14 की 14 जो है चोटियां उसको बुलंद कर ली हैं। और ये एजाज उनका जो है वो नेक्स्ट चून चंगा जो है की चोटी जो है बुलंद करके किया है, और बगैर ऑक्सीजन के ज्यादातर चोटियां कवर की हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। इस पे तो जी मैं कहूँगा पूरी कौम को इस पे मुबारकबाद होनी चाहिए। और ये भी एक हकीकत है, हमारी पूरी कौम जो है वो ऑक्सीजन के बगैर जो है हर काम करी जा रही है।
मतलब ये है कि मिनिमम फैसिलिटीज़ के साथ मुश्किल तरीन हालात के अंदर ये कौम जिंदा रहने के लिए। अच्छा दुरानी साहब, कतई कलामी की माफी, पूरी दुनिया में सिर्फ जो बगैर ऑक्सीजन के जिन्होंने ये 14 बुलंदतरीन चोटियां सर की हैं वो सिर्फ 25 लोग हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है, इतना बड़ा एजाज है, और ये इस कौम का एजाज है हकीकत में। मतलब अगर ये बनाना होता कि मुल्क से बाहर जदादे किस किस ने बनाई है तो वो तो अलग रिकॉर्ड थे, लेकिन बगैर ऑक्सीजन के, बगैर किसी जो मुल्क का नाम जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है वो इस मुल्क के अवाम है। इस मुल्क के अवाम को अगर आप अपॉर्चुनिटी दें, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है ईरान के अंदर जो कि उनके ट्रेड को प्रमोशन के लिए, इंडस्ट्री की प्रमोशन, वहाँ हमारे एक दोस्त कल गए हुए थे, वो ब्रीफ कर रहे, मतलब एक गए गुजरे पाबंदियों के बीच में से भी कोई टेक्नोलॉजी और कोई लोकल इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसको उन्होंने अल्टीमेट ना कर दिया। पूरा तेहरान जो है वो सेफ सिटी है उनके लोकल कैमरास के साथ। और हमारा क्या हाल है कि हम अभी तक इस्लामाबाद क्या, लाहौर क्या, किसी कराची का किसी एक शहर को भी सेफ सिटी अब तक नहीं बना सके, क्योंकि हम चोरों को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं करना चाहते। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम का पोटेंशियल, पाकिस्तान के अवाम इतनी खुशियां दे सकते हैं पूरे मुल्क को, अगर मौका दिया जाए। वही जरा नम वाली बात होती है, तो नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। और हकीकत में यह है कि आपको मुबारक हो कि ये 2 वाक़यात सुना के आपने हमारा भी दिल ठंडा कर दिया, कौम को भी इसके ऊपर। आखिरी 1 मिनट है मेरे पास आमिर साहब। जी बस यही कहना है कि ऑफ कोर्स जो है हमें ये जंग के लिए तैयार भी रहना चाहिए और जो है बिल्कुल कोशिश अपनी बरकरार रहनी चाहिए, दुश्मन पे नज़र रखनी चाहिए, मगर लोगों को मज़ीद हौसला देने के लिए इस तरह के जो एजाज़ात हैं, इस तरह की जो खुशियां हैं वो भी सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि ये रोल मॉडल बने बाकी नौजवानों के लिए, मुल्क के अफराद के लिए कि हम ये जारी रखेंगे अपनी फतूहात। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जाते दुरानी साहब मैं चाहूंगी कि आखिरी 1-2 मुफीद मशवरे आप भी जो गोश गुजार कर सकें देखने वालों। मेरा तो एक ही मशवरा है, पाकिस्तान उनके हवाले कर दें जिनका सब कुछ पाकिस्तान में। क्या बड़ी बात कर दी आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच दुरानी साहब। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।